वेलकम टू एग्जाम तक 2.0। आज हम लोग करने वाले हैं जून 2023 के वेरी इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए। कैटेगरी वाइज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली शालिनी सिंह बनी पहली एनसीसी की कैडेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की हैं 20 वर्षीय शालिनी सिंह, जिन्होंने उत्तरकाशी में 15,000 फीट की चढ़ाई पार करी और ये पहली एनसीसी कैडेट्स बन गई जिन्होंने पर्वतारोहण का पाठ्यक्रम कंप्लीट किया है। एनसीसी का मतलब है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। 1948 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने गोबर धाम योजना की शुरुआत की है। तो गोबर धाम योजना जो है भारत सरकार की एक व्यापक पहल है, जो कि अगर बात की जाए कचरे को धन में परिवर्तित करने के लिए जो है स्थापित करी जाती है, जहां पर बायोगैस बायो सीएनजी सेंटरों की स्थापना करी जाती है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है गोबर धाम योजना। इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है फसाई का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है गाजियाबाद में हाल ही में खोला गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फसाई का जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करा है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चक्रवात बिपर जो है ये अरब सागर में आया था। आप सभी को पता है कि वो गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र को हिट करा था। मेन इंपॉर्टेंट गुजरात एंड राजस्थान को। एंड इसका नाम याद रखना, किस देश ने रखा? बांग्लादेश ने जो है इसका नाम रखा था चक्रवात का, तो याद रखना बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के 13 देशों का समूह जो है ये बारी बारी से नाम रखता है। नेक्स्ट है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। ये माइक्रोसॉफ्ट एंड एयर जोल्डी नेटवर्क द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो याद रखना कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम किसके बीच है? माइक्रोसॉफ्ट एंड एयर जोल्डी नेटवर्क्स के बीच में। नंदी पोर्टल रिसेंट में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। और यहाँ पर जो भी है अगर बात की जाए जो इन पशुओं से संबंधित एनओसी होती है वो ऑनलाइन अब मिल जाएगी बहुत ही इजीली। सो ये है नंदी पोर्टल। नेक्स्ट, कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लेते हैं। लटविया के नए राष्ट्रपति बने। लटविया यूरोप की एक कंट्री है, बाल्टिक देश है, जिसकी राजधानी मिलेगी रीगा एंड करेंसी यूरो है। तो यहाँ पर जो है नए राष्ट्रपति कौन बने? एडवर्ड रिंकेविक्स जो है ये नए राष्ट्रपति बने हैं। 4 वर्षों के लिए विदेश मंत्री थे और ये अभी राष्ट्रपति बन चुके। सो लाटविया के एडवर्ड रिंकेविक्स। नेक्स्ट है डब्ल्यूएमओ की पहली, यानी कि अगर बात की जाए डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अगर बात की जाए तो इसकी पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टा सोले। अर्जेंटीना की है सेलेस्टा सोले और ये पहली महिला महासचिव बनी है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, डब्ल्यूएमओ की पहली महिला महासचिव बनी है। एंड ये अगर बात की जाए डब्ल्यूएमओ की तो इसकी स्थापना होती है 1950 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा में। एंड यहाँ पर डब्ल्यूएमओ के अध्यक्ष कौन बने? महासचिव बनी है सेलेस्टा, लेकिन अध्यक्ष बने डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। यूएई के हैं अब्दुल्ला अल मंडोस एंड ये बने रिसेंट में अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारत सर्बिया का द्विपक्षीय समझौता। अब इस तरह के करंट अफेयर्स से करने से एमसीक्यू से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी डिटेल्स मिलती है। रिसेंट में अगर पूछ ले कि हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, ये किस यूरोपीय देश पर गई थी? ये किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गई थी? तो सर्बिया की यात्रा पर गई थी, जहां पर दोनों देशों ने मिलकर 2023 तक 2030 तक 1 बिलियन यूरो ट्रेड आपस में करने का टारगेट रखा है। सो ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारत और किस यूरोपीय देश ने 1 अरब यूरो तक अपना व्यापार पहुंचाने का समझौता कराएं या फिर टारगेट रखा है? तो ये होगा सर्बिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्बिया के कौन है? नोवाक जोकोविच है, जिन्होंने रिसेंट में फ्रेंच ओपन जीता है। सो याद रखना। मुर्मू के साथ जो है सर्बिया के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना, अलेक्जेंडर वुसिक जो है ये हैं सर्बिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा। एंड हाँ, इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो है सूरीनाम की यात्रा पर भी गई थी। वो क्वेश्चन भी आगे मिल जाएगा आपको इसी वीडियो में। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा जो है ये चेन्नई से शुरू कर गई है। चेन्नई से श्रीलंका के बीच में एमवी एम्प्रेस नाम की ये जहाज है। एंड इसको भी स्टार्ट किसने किया? केंद्रीय नौवन और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट है नोवा काखोवका बांध। ये डैम काफ़ी चर्चा में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, किस
रिवर पर हैं। तो ये दक्षिण यूक्रेन में स्थित है नोवा खाकोवा का डैम, जिसको रशिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचाए हैं और इस कारण से कई एरिया में बाढ़ तक आ चुकी है। एंड ये जो है निपर रिवर पर हैं, ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। निप्रो रिवर जो है यहाँ पर स्थित है यूक्रेन में, एंड काफ़ी ओल्ड था। 1956 में जो है इस डैम को बनाया गया था। नेक्स्ट, नुसरत चौधरी जो है अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम जज बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेशी मूल के नुसरत चौधरी, जो कि अमेरिका में संघीय न्यायालय की पहली मुस्लिम जज बनी है। सीनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनएससी है। यूएनएससी में 5 नए अस्थायी मेंबर चुने गए हैं। अगर बात की जाए यूएनएससी की तो 5 परमानेंट मेंबर हैं वीटो वाले, जहां पर यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना हैं। 15 जो हैं और इसके अलावा 10 जो हैं अनपरमानेंट मेंबर है, जिनमें से 5 अभी रिसेंट में अगर बात की जाए नए बने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, सियरा लियोन एंड स्लोवेनिया। ये अगर बात की जाए तो 5 देश है, जिनमें 2 अफ्रीका के हैं, एक लैटिन अमेरिका का है, एक यूरोप का है एंड एक अपना एशिया का है। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं एंड 5 देश पहले से ही हैं। तो इस तरह से यूएनएससी में टोटल 15 सदस्य होते हैं। फिर है यूएस यूके की अटलांटिक घोषणा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अटलांटिक घोषणा किन 2 देशों के बीच में हुई है, तो यूएस और यूके के बीच में हुई है। अगर बात की जाए ऋषि सुनाक एंड जो बाइडन के बीच में, हाल ही में इन दोनों देशों ने लंबे समय से चली आ रही अटलांटिक घोषणा को समझौते पर ध्यान दिया है और इसका मेन फोकस है कि चाइना को जो है कंट्रोल रखना। इसके अलावा भी जो है बिजनेसेस, ट्रेड, इकोनॉमी पर ध्यान देना एंड ओवरऑल है कि चाइना को काउंटर करना, दोनों देश मिलकर। यहाँ पर वीकली लिखा हुआ ये रॉन्ग है, मंथली करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किरियाकोस मित्सियाकिस, ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता जो हैं किरियाकोस मित्सियाकिस, ये न्यू प्रधानमंत्री बने दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रीस के। एंड ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस जो है ये है ग्रीस की राजधानी। यहाँ पर आपको पता होगा 1896 में ओलंपिक खेल हुए थे पहली बार, तो ये भी याद रखना। बाकी 2004 में भी एथेंस में ओलंपिक खेल हुए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे महाराष्ट्र ने शुरू किए नमो शेतकारी महासम्मान योजना, वेरी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। हाल ही में महाराष्ट्र की जो एकनाथ शिंदे सरकार है, इसने किसानों की सहायता के लिए नमो शेतकारी महासम्मान योजना की शुरुआत करी है। 6,000 की आर्थिक राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी, यानी कि महाराष्ट्र के किसानों को अब जो है 6+6 12,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी पूरे साल के दौरान। एंड अगर बात की 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाएगी। नेक्स्ट है अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नाम हो चुका है। सो महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है उसका नाम 31 मई को जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर, अगर बात की जाए जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रख लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अहिल्याबाई होलकर कौन थी, मालवा राज्य की रानी थी 1765 से 95 तक। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अगर आपको पता होगा तो इंदौर में होलकर स्टेडियम भी है, इंदौर एयरपोर्ट का नाम भी होलकर स्टेडियम है, होलकर एयरपोर्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में इससे पहले औरंगाबाद का नाम याद रखना संभाजी नगर करा था एंड उस्मानाबाद का नाम भी धाराशिव रखा गया था। ये 2 नाम चेंज हुए महाराष्ट्र के, याद रखना है। बाकी बहुत जल्दी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोज़ भी आ जाएगी। मणिपुर हिंसा जांच समिति अजय लांबा के नेतृत्व में दी गई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड अगर बात की जाए चीफ जस्टिस थे अजय लांबा, जिनको ये रिपोर्ट दी है। 6 महीने के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, क्योंकि मणिपुर में जो 3 मई को हिंसा हुई थी ना, वहाँ पर 80 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा जो है अगर बात की जाए प्रोटेस्ट हुआ था। तो याद रखना मणिपुर की राजधानी इम्फाल है एंड बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये याद रखना अजय लांबा जी का नाम, इनके नेतृत्व में जांच समिति बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है एडीबी और हिमाचल प्रदेश में समझौता किया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक्स और हिमाचल प्रदेश ने जो है अगर बात की जाए $130 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। ओवरऑल जो है कृषि से संबंधित ये समझौता है, याद रखना एडीबी एंड हिमाचल प्रदेश $130 मिलियन। अब एडीबी के बारे में याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा एंड 1967 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एंड अशोक लवासा, आपको याद रखना ये एडीबी के उपाध्यक्ष भी हैं। जो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे ना, वो अशोक लवासा एडीबी के उपाध्यक्ष हैं।
कर्नाटक ने शुरू की है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। अगर बात की जाए कर्नाटका सरकार में जब कांग्रेस आई थी तो उन्होंने 5 घोषणाएं की थी, उसमें से एक घोषणा ये भी थी कि फ्री, अगर बात की सार्वजनिक बसों में महिलाओं को फ्री वाली यात्रा की जाएगी। तो 11 जून से ये शुरू हो चुके हैं। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना नाम है, याद रखना है कि ये कर्नाटका की है। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। हाल ही में जो है मर्सर द्वारा पूरे विश्व के 227 शहरों की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज हुआ है। तो याद रखना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन है? हांगकांग सबसे टॉप पर है। भारत में सबसे टॉप पर कौन है? मुंबई है। हांगकांग सबसे फर्स्ट पर है, सेकंड नंबर पर सिंगापुर है, थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। इसके अलावा हवाना जो है सबसे सस्ता शहर बन चुका है, ये यूएस के अंदर ही आता है ना हवाना। कराची, इस्लामाबाद ये सबसे सस्ते शहर हैं। अगर बात की जाए मुंबई को वैश्विक शहरों में 147th रैंक मिली है, जबकि दिल्ली को 169 मिली है। तो ये भी अगर बात की जाए रैंक काफ़ी कम ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। भारत में अगर बात की जाए प्रवासी के लिए सर्वाधिक प्रवासी कहाँ हैं? मुंबई में, जबकि प्रवासियों के लिए सबसे कम लागत वाला शहर भारत में कोलकाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने शुरू की है सीएम लर्न एंड अर्न योजना। यहाँ पर अगर बात की जाए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, 1 लाख युवाओं को एंड 8 से 10 हज़ार का भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना की भी शुरुआत करी। 21 वर्ष से अधिक प्रदेश की सभी महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 की राशि की पहली किस्त डाल दी है और ये हर महीने आएगी। तो ये है, आपको याद रखना है, लाडली बहना योजना किस राज्य के? मध्य प्रदेश की। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पर हुआ है? ये उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अगर बात की जाए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पहली बार जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है। 26 राज्यों से 5,000 से ज़्यादा जो हैं स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्से लिए गए, जिसमें ज़्यादातर आदिवासी खेल ही थे। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार विजेताओं को हरियाणा सरकार देगी पेंशन। जिनको भी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिला है और जो हरियाणा राज्य से हैं उनको हरियाणा राज्य सरकार 10,000 प्रति माह पेंशन देगी। एंड ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सारे के सारे सेलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराएं तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना जल्दी से कि हाँ इसी तरह की सीरीज हर महीने जो है लाई जाए, 2 पार्ट में, 1 पार्ट में, जैसे भी आप लोग कहेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में कहेंगे तो भी ला लेंगे, बाकी ये फॉर्मेट आई थिंक तो काफ़ी सही है। नेक्स्ट है, टाटा समूह जो है गुजरात में लिथियम आयन बैटरी बनाएगा और यहाँ पर गुजरात के साणंद में जो है एक प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए समझौता हुआ है टाटा समूह एंड गुजरात सरकार के द्वारा। $1.58 बिलियन का बड़ा समझौता है ये। और टाटा मोटर अगर बात की जाए ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अभी भी सबसे आगे हैं, देश में लीड में है। नेक्स्ट, एम्स नागपुर को मिली NABH की मान्यता। अब NABH क्या है? NABH का मतलब अगर बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला हॉस्पिटल बन चुका है एम्स नागपुर, याद रखना है। और ये अस्पताल व स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए जो है राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड मान्यता देता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय गुणवत्ता परिषद का घटक है। अब इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉलो करे जाते हैं, उसके बाद में ये मान्यता दी जाती है। तो इसलिए याद रखना, एम्स नागपुर वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल NABH द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट है, मुथमिज सेल्वी एवरेज फतेह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। तो तमिलनाडु की अभी भी कोई भी महिला जो एवरेस्ट पर नहीं गई थी, पहली महिला बनी। अगर बात की जाए विरुद्धनगर जिले की 34 ईयर्स मुथमिज सेल्वी, ये नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है रिसेंट में। बचेंद्री पाल आपको पता होगा, पहली भारतीय महिला थी। हाइट 8,848 मीटर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। पेटीएम ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। तो रिसेंट में पेटीएम अगर बात की जाए इनोवेशन एंड स्टार्टअप पार्क के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ में समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मेन उद्देश्य है कि स्टेट में उद्यमशीलता, इनोवेशन को बढ़ावा देना है एंड इनोवेशन के साथ साथ में स्टार्टअप कल्चर को। पेटीएम की स्थापना 2009 में विजय शेखर शर्मा ने करी थी। तमिलनाडु के कलेनगार पेन स्मारक को मंजूरी मिल चुकी है। चेन्नई के मरीना बीच पर कलेनगार पेन स्मारक के निर्माण के लिए जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी, यानी कि यहाँ पर स्मारक बन सकता है चेन्नई के मरीना बीच पर। पर्यावरण मंत्रालय ने 15 शर्तों को कहा है कि ये फॉलो करने होंगे। अगर ये फॉलो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो इसको कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं मंजूरी को। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में।
सो अपॉइंटमेंट सबसे पहले यूको बैंक के नए एमडी बन चुके हैं अश्विनी कुमार साहब। ये इंडियन बैंक के थे एमडी और अभी इनको यूको बैंक भेज दिया है अश्विनी कुमार को, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोमा शंकर प्रसाद की जगह लेने वाले ये 3 साल तक कार्यकाल रहेगा। यूको बैंक की बात की जाए 1943 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी एंड ये भी पीएसबी है यानी कि पब्लिक सेक्टर का बैंक है। नेक्स्ट है सेकी के नए अध्यक्ष बने अजय कुमार। सेकी यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में, इसलिए याद रखना अजय कुमार इसके नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अमरेंद्र प्रसाद बने सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मई को ये बने हैं। इंदु अगर बात किया अमर इंदु प्रकाश बने एंड ये सोमा मंडल की जगह लेंगे। सोमा मंडल आपको पता होना चाहिए सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सेल की बात की जाए तो 1973 से स्थापना होती है, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है अमित अग्रवाल बने यूआईडीआई के सीईओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ये देखिए, सिर्फ इतना देखिए कि यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए। अमित अग्रवाल जो है ये यूआईडीआई के अध्यक्ष बने। यूआईडीआई आधार कार्ड वाली जो एजेंसी है ना, यही है एंड इसके नए सीईओ बने अमित अग्रवाल। इसके अलावा सुबोध कुमार सिंह जो हैं ये बने हैं एनटीए के नए डीजी। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं ना वो एनटीए लेती है। इसके अलावा भी एनटीए काफ़ी सारे और भी एग्ज़ाम्स लेती है। तो एनटीए के अध्यक्ष कौन बने? सुबोध कुमार सिंह। ये दो आपको नाम याद रखने हैं। एंड इसके अलावा रिलायंस टीरा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने 3 अभिनेत्रियाँ बनी हैं, सुहाना खान, करीना कपूर एंड कियारा आडवाणी। ये अगर बात की जाए रिलायंस का ऑनलाइन ब्यूटी एंड फैशन रिटेल स्टोर है, इनका एम्बेसडर बने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष बने, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके अध्यक्ष कौन बनी है? तो निर्मला लक्ष्मण बनी है इसके अध्यक्ष। 1878 में द हिंदू की स्थापना होती है सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, तो याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्मृति मंदाना बनी है रेंगलर की ब्रांड एम्बेसडर, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंदाना का रिटेल कंपनी जो है ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने जो है क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपने रेंगलर ब्रांड के लिए जो है एम्बेसडर नियुक्त कराएं। एंड यहाँ पर अगर बात की स्मृति मंदाना के बारे में, तो ये भारतीय महिला क्रिकेटर है जिनको WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी ने सबसे महंगे प्लेयर के तौर पर 3.5 करोड़ में खरीदा गया था। यह 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। एंड इसके अलावा स्मृति मंदाना के पास में भी ब्रांड एंडोर्स कौन से हैं? गल्फ ऑयल इंडिया हैं, गूवी हैं, हर्बल लाइफ हैं, हुंडई मोटर्स हैं, ICICI एंड प्यूमा हैं, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है रवि सिन्हा बने रॉ के नए अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, खुफिया एजेंसी जो है 1968 में स्थापना होती है। रवि सिन्हा जो है ये सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। सामंत कुमार गोयल 2019 से अभी तक थे और अभी ये बन चुके हैं 2 साल के लिए रवि सिन्हा IPS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ बैच के। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना नाम, रवि सिन्हा रॉ के नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट जनार्दन प्रसाद बने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। 1851 में कोलकाता में स्थापित हुआ था, भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? जनार्दन प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट है संजय स्वरूप बने कॉनकोर के नए अध्यक्ष। कॉनकोर का मतलब क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी PSU है, सरकारी कंपनी है, जहां पर अगर बात की जाए इंडियन रेलवे में जो है कंटेनर्स को होल्ड करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की। कॉनकोर का नाम भी आपने शायद पहली बार सुना होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, संजय स्वरूप बने इसके नए अध्यक्ष एंड MD। स्थापना 88 में होती है न्यू दिल्ली में एंड ये भी एक अगर बात की जाए PSU है। नेक्स्ट है DSB बैंक इंडिया के नए MD बने हैं रजत वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है। रजत वर्मा जो है DSB बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के इंडिया हेड बने हैं रजत वर्मा, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जो भी समिट्स हुए हैं, जैसे हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन, यानी कि अमेरिका में जो है हिंदुओं का एक शिखर सम्मेलन हुआ रिसेंट में कैपिटल हिल में, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट, रिसेंट में कहाँ पर हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है 8वां ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट, जिसको अगर बात की जाए संबोधित कर रहे हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने, जो कौन है अभी? मनसुख मंडविया। इसकी थीम क्या थी? पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू
पैराडिज्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी, ये इसकी थीम थी। मेन याद रखना कि कहाँ पर हुआ था, कौन सा एडिशन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग। NIRF की वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग आई है। IIT मद्रास जो है ये टॉप पर रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क ने 2023 की रैंकिंग जारी की, जिसमें IIT मद्रास जो है ओवरऑल सभी कैटेगरी में 5वीं बार टॉप पर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो टॉप जैसे IIT मद्रास, तो याद रखना कि ओवरऑल जो है कौन टॉप पर रही हैं, तो IIT मद्रास रही। इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरीज थी। जैसे अगर बात किया टॉप यूनिवर्सिटी में तो IISc बेंगलोर थी। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मद्रास। टॉप कॉलेज मिरांडा हाउस। रिसर्च में IISc बेंगलोर। इनोवेशन में कानपुर। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद। फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। लॉ में बनी थी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी थी। इतनी ज़्यादा याद नहीं रखो तो भी कोई नहीं, लेकिन मेन ये एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछी जाएगी कि NIRF 2023 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है, कौन सा संस्थान रहा है, तो IIT मद्रास याद रखना है, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत शीर्ष पर है। तो रिसेंट में माई गॉव इंडिया द्वारा जारी जो डेटा हुआ है, जिसमें भारत में जो है 895 मिलियन अगर बात की जाए ट्रांजैक्शन जो हैं, जो कि ओवरऑल 46% जो है डिजिटल भुगतान के साथ में टॉप पर है। सेकंड नंबर पर ब्राज़ील मिलेगा एंड थर्ड नंबर पर चाइना मिलेगा। गैप देख लीजिए आप लोग, 895 मिलियन ट्रांजैक्शन और सेकंड वाले पोजीशन पर सिर्फ 29 मिलियन ट्रांजैक्शन, यानी कि भारत में UPI जो है बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्लेवरी सूचकांक। यहाँ पर अगर बात की जाए, एक सेकंड रुक जाइए, मानववाद जो है वो फ्री नामक एक जो है फ्री नाम का संगठन है, ह्यूमन राइट्स यूरोप का, जिसने 5वां जो है ग्लोबल स्लेवरी सूचकांक जारी कराएं एंड इसमें मॉडर्न स्लेवरी की जो है किस देशों में ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये देश बताएं, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, मॉरिटानिया, मतलब ये एशियन कंट्रीज, यहाँ पर जो है स्लेवरी ज़्यादा होती है, जबकि यूरोप में इनका कहना है कि बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं इंडेक्स में, तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों पर सिप्री की रिपोर्ट आई है रिसेंट में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि देखी गई। एंड रिसेंट बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 12,512 परमाणु हथियार हैं। चाइना ने एक वर्ष में सबसे ज़्यादा नए हथियारों को शामिल कराएं, 410। एंड अभी अगर बात की जाए, अभी भी परमाणु हथियारों का 90% जो है US एंड रशिया के पास में है। नेक्स्ट है CSC की रिपोर्ट आई है, गैर लाभकारी संगठन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE। इसने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स, जिसमें तेलंगाना जो है एनवायरनमेंट के मामले में टॉप राज्य के रूप में उभरा है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है एंड इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने जो है 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें बड़े राज्य में केरला टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है एंड केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर टॉप पर है। नेक्स्ट, रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? वियना है। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है टॉप पर है। अच्छा, मैं आपके पास में एक ऑप्शन देता हूँ, निम्नलिखित में से किस अगर बात की किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वियना में मिलेगा आपको? चलिए, नेटो है एक है ओपेक, ओके। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर SCO एंड इसके अलावा EU जो यूरोपियन यूनियन है, इनमें से किसका हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को है, वो अभी कमेंट करके बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो है कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी, एंड थर्ड नंबर पर है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। सबसे नीचे कौन पर है? दमिश्क है, सीरिया की कैपिटल। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पूछ ले तो वियना टॉप पर है, दमिश्क सबसे नीचे है। भारत की ओर से बात की जाए तो मुंबई और नई दिल्ली 141वें स्थान पर है दोनों, और चेन्नई 144 स्थान पर हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जारी हुए रिसेंट में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने 2023 के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया है। डेनमार्क इनमें टॉप पर है एंड अगर बात की जाए भारत का स्थान 40वां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
टॉप वाला देश एंड भारत का स्थान याद रखना। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जो है डेनमार्क टॉप पर है एंड भारत 14th नंबर पर है। टाइम्स एशिया रैंकिंग में IISc बेंगलोर टॉप पर है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc बेंगलोर शीर्ष स्थान पर है। एशिया के शीर्ष 200 में से भारत के 18 विश्वविद्यालय शामिल है, जिसमें IISc बेंगलोर जो है 48th नंबर पर 48 के साथ में भारत की ओर से टॉप पर है। बाकी ओवरऑल याद रखना कि 48th रैंक है IISc बेंगलोर की टाइम्स एशिया रैंकिंग में, यानी कि एशिया के टॉप 200 में से 18 विश्वविद्यालय भारत के भी शामिल हुए हैं। अब युद्धाभ्यास कर लेते हैं। भारत और मालदीव्स के बीच में एक्यूबेरियन युद्धाभ्यास हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया में 12वां संस्करण हुआ है। नेक्स्ट है LSM, अगर बात की जाए भारतीय नौसेना ने सौंपा है, यानी कि सूर्य दीप्ति प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अगर बात की जाए गोला बारूद के साथ में टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज के निर्माण के लिए अनुबंध किया था एंड वहां पर जो है इसका पहला अगर बात की LSM-15 भारतीय नौसेना को सौंप दिया। ऐसे कुल 11 बार्ज बनने वाले हैं, जहां पर ये टॉर्पीडो एंड मिसाइल दोनों साथ में होने वाले हैं। अगर बात की जाए R हरि कुमार जो हैं रिसेंट में इंडियन नेवी के हेड हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन CBG किया, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर कैरियर बैटल ग्रुप जो है इसका प्रदर्शन करा है अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर विमान अनु दुबे आदि की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस और UAE ने जो है संयुक्त अभ्यास करा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत फ्रांस और UAE ने नौसेना है नेवीज ने ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना का रण विजय अभ्यास हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना के मध्य एयर कमान प्रयागराज ने जो है अगर बात की जाए यहाँ पर वायुसेना के पायलटों के लिए कौशल के लिए रण विजय अभ्यास किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर ये सारे टॉपिक वाइज जो है ना इनके वीडियोस भी बने हुए हैं, प्लस इनके नोट्स भी एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। सिंपली से गूगल पर जाना है एंड एग्जाम तक हिंदी.com लिखना है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने जीता है हॉकी जूनियर एशिया कप। यहाँ पर अगर बात किया ओमान में आयोजित हुआ है और भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जीत लिया है इस बार का अगर बात की जाए पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप। वेरी इंपॉर्टेंट है। अरिजीत सिंह हुंदल ने सर्वाधिक 8 गोल किए इस टूर्नामेंट में। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, याद रखना है ये स्पेन के हैं। अगर बात की यहाँ पर स्पेनिश जो है ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जो है बेल्जियम के मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप रिसेंट में हुआ है अर्जेंटीना में, उरुग्वे ने जीता है इटली को हराकर। तो क्या याद रखना, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में हुआ है, उरुग्वे ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फीफा अंडर-17 अगर बात की जाए तो ये होने वाला है इंडोनेशिया में इस साल नवंबर में। नाइजीरिया को 10 गोल करने के लिए गोल्डन बूट अवार्ड दिया। अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया है एंड ये 1977 से स्टार्ट है। 2005 से इसको फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप के रूप में जाना जाता है। अर्जेंटीना ने सबसे ज़्यादा 6 बार खिताब जीता है, हर 2 साल में ये होता है। एंड फीफा का नाम बात की जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका नाम मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। 1894 में स्थापना होती है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, भारत को फाइनल में हराकर। कहाँ पर हुआ फाइनल, लंदन के द ओवल में हुआ है। भारत को जो है 234 रनों से हराकर जो है ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को हरा दिया है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कप्तान थे। पहले संस्करण को न्यूजीलैंड ने जीता था भारत को हराकर। एंड यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया जो है T20 एक दिवसीय टेस्ट चैंपियनशिप तीनों जीतने वाला एकमात्र देश बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है ज़्लाटन इब्राहिमोविच, ये अगर बात की जाए स्वीडन के फुटबॉलर हैं जिन्होंने रिसेंट में संन्यास ले लिया है, तो इनका नाम याद रखना ज़्लाटन इब्राहिमोविच। इन्होंने फुटबॉल से रिसेंट में संन्यास ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ये यूरोप में। नेक्स्ट है सर्बिया और अमेरिका ने जीता फीबा 3x3 विश्व कप 2023। तो ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया है, वियना में आयोजित हुआ है फीबा 3x3 विश्व कप, जहां पर पुरुष वर्ग को जीता है सर्बिया ने, महिला वर्ग को जीता है अमेरिका ने। फीबा की बात की जाए इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, 1932 में स्थापना होती है। स्विट्जरलैंड के मिन्स्क में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, यानी कि बास्केटबॉल का जो है
सर्बिया ने जीता है मेंस का एंड यूएस ने जीता है वुमेन्स का। नेक्स्ट है इंडोनेशिया ओपन 2023, भारत ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो रिसेंट में बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स इंडोनेशिया ओपन 2023 हुए हैं जकार्ता में, जहां पर 2023 के पुरुष युगल का खिताब भारत के अगर बात की जाए सात्विक चिराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है मलेशिया की जोड़ी को हराकर। तो सात्विक और चिराग जो है इंडोनेशिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली पुरुष युगल टीम बनी है। याद रखना, सात्विक और चिराग इन्होंने इंडोनेशिया ओपन जीता है। रोनाल्डो ने खेला है 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच रिसेंट में, ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, पुर्तगाल के हैं एंड इन्होंने अगर बात की जाए ये रिसेंट में मैच खेला गया आइसलैंड के खिलाफ, 200 मैच पूरे हो चुके हैं। 5 अक्टूबर से शुरू होगा आईसीसी विश्व कप, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी का 13वां एक दिवसीय विश्व कप 2023 जो है 5 अक्टूबर से शुरू होगा। इसका उद्घाटन सत्र का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो कि इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। फाइनल मैच जो है 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा, यानी कि ओपनिंग एंड फाइनल मुकाबला जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका उद्घाटन सत्र का मैच जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। 10 टीमें होगी और 10 शहरों में भी मैच होंगे, हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता। तो यहाँ पर जो है फाइनल्स मतलब ओवरऑल जो है मैचेस होने वाले हैं। नेक्स्ट है WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट, भारत ने जीता महिला युगल का खिताब। तो रिसेंट में ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में WTT यानी कि विश्व टेबल टेनिस जो है कंटेंडर टूर्नामेंट में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी यानी कि मुखर्जियों ने जो है महिला युगल की जोड़ी ने फाइनल में जापान के 2 खिलाड़ियों को हराकर ये खिताब जीत लिया है। इसके अलावा मणिका बत्रा और जी सात्यान की जो है अगर बात की है मिक्स्ड डबल और मानस विकास ठक्कर और मानुष उत्पलपाई की पुरुष युगल जोड़ी सेमीफाइनल में हार गई थी। तो मेन तो याद इन दोनों का रखना है, मुखर्जियों ने जीता है। फिर है विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 कहाँ पर हुए हैं? जर्मनी में हुए, रिसेंट में बर्लिन में हुए हैं। दुनिया भर के हजारों बौद्धिक विकलांग एथलीट जो हैं 16वें विशेष ओलंपिक के लिए यहाँ पर आए थे बर्लिन में। अगले साल 2025 में कहाँ पर होगा? इटली में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया ने जो है फीफा अंडर 17 का विश्व कप होगा, आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। पेरू में होने वाला था लेकिन अभी ये इंडोनेशिया में होगा। रेजर पे ने लॉन्च किया है टर्बो यूपीआई। रेजर पे जो है फिनटेक अगर बात किया पेमेंट गेटवे के तौर पर काम करते हैं एंड इसने यूपीआई ट्रांजैक्शन को और फास्ट करने के लिए टर्बो यूपीआई लॉन्च करा है एनपीसीआई एंड एक्सिस बैंक के साथ में जारी करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने शुरू किया है 100 डेज 100 पेज, यानी कि आरबीआई के पास में भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट बहुत सारा है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट किसे कहते हैं? तो जो 10 साल से भी अधिक समय तक बैंक खाता जो एक्टिव नहीं रहता है और उस खाते में जो अमाउंट होता है ना, उसको कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। एंड रिसेंट में 2023 तक पीएसबी के पास में यानी कि ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में भी 35,000 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि हर अगले 100 दिन की अवधि में हर जिले में हर बैंक के शीर्ष 100 जो टॉप अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उनका पता लगाओ एंड उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो इस तरह से जो है इस अमाउंट को कम करना है। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए, वापस मैं उसी पेज पर आ जाता हूँ। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग हमारे जो है पीडीएफ बंडल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी, हिस्ट्री की पीडीएफ, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, स्टैटिक जीके की, हर टॉपिक की अवेलेबल है ऑलरेडी पहले से ही। तो आप लोग वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपीज़ पे करने के बाद में आप लोग उस चैनल में ज्वाइन हो पाएंगे एंड वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगी। सो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया रिसेंट में, कुछ न कुछ जो है नियमों का पालन नहीं करने के कारण। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की जाए 1937 में स्थापना होती है चेन्नई में एंड अजय कुमार श्रीवास्तव अभी एमडी हैं। गो डिजिट को जीवन बीमा यानी कि गो डिजिट को भी लाइफ इंश्योरेंस की जो है मंजूरी मिल चुकी है। एंड जो इंश्योरेंस सेक्टर में है अगर बात की जाए इनको मंजूरी वगैरह कौन देते हैं? तो इसके लिए इरिडा है। जिस तरह से शेयर मार्केट के लिए सेबी बनी हुई है, इसी तरह से यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए इरिडा ही हैं।
यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना होती है 1999 में। तो इसने रिसेंट में गो डिजिट को अगर बात की जाए डिजिटल इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए मंजूरी दे दी है। गो डिजिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है, याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। तो रिसेंट में इसने 21 लाख शेयर यानी कि लगभग ये बनते हैं 0.42%, जो कि 3,150 रुपये एक शेयर के हिसाब से जो है बेचने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा NSE पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। एंड इसकी स्थापना 1908 में हुई थी वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट है इंडिगो एयरबस का समझौता हुआ है रिसेंट में। इंडिगो ने जो है एयरबस से 500 नए विमान खरीदने का ऑर्डर किया। एंड ये एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है अभी तक। इंडिगो आपको बताएगा इंडियन एयरलाइन कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 2006 में, राहुल भाटिया ने करी थी। अभी पीटर एल्बर्ट्स इसके CEO हैं। तो इसने रिसेंट में, क्योंकि इंडिया में इंडिगो की बड़ी डोमिनेंस है, तो इस ऑर्डर में जो है अगर बात की एयरबस A32 वगैरह ये सब आएंगे 2030 के बाद ही आएंगे, अभी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज डील हो गई एंड कल से आ जाएंगे, क्योंकि ये एरोप्लेन है, टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इससे पहले ये भी याद रखना, फरवरी महीने में टाटा ने एयर इंडिया, मतलब जो है एयर इंडिया, इसने भी 470 विमानों की बड़ी डील करी थी। इसने जो है अलग अलग की थी, बोइंग से 220 एंड एयरबस से 250 की डील करी थी। नेक्स्ट है इंटेल और जर्मनी ने किया है $32 बिलियन का समझौता। इंटेल जो टेक वाली कंपनी है, इसने जर्मनी में $32 बिलियन के इन्वेस्ट का जो है बड़ा समझौता करा है। एंड ये जर्मनी के मेडनबर्ग सिटी में अगर बात करें चिप प्लांट स्थापित करने वाली है। 10 मिलियन यूरो जो है जर्मनी सरकार देने वाली है। बिलियन है ये, मिलियन नहीं है ना, 10 मिलियन कुछ नहीं होगा। इंटेल सेमीकंडक्टर निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है, हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में। एंड इसके अलावा जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल जो है ये जर्मनी के चांसलर हैं। नेक्स्ट है टाटा बना भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड। तो रिसेंट में ब्रांड फाइनेंस की एक टॉप 500 ब्रांड की रिपोर्ट में टाटा जो है सबसे टॉप ब्रांड बन चुका है। $25 बिलियन की वैल्यूएशन पार कर चुका है। अमेजॉन अभी भी विश्व का सबसे टॉप ब्रांड है। S&P अगर बात की, S&P जो है ये रिपोर्टिंग एजेंसी है जिसने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6% को बरकरार रखा है 2023-24 के लिए। GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेज, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को रखा जाता है, याद रखना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग बना था। हैदराबाद राजधानी है। चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलसाई सौंदरराजन इसकी राज्यपाल हैं। तो 2 जून तेलंगाना दिवस याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अगर बात की जाए 2018 से प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए इसकी थीम क्या थी? राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी थीम है। इसके अलावा आपको याद रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा ये जो है 2002 से हर साल मनाया जाता है 12 जून को। एंड इसका उद्देश्य है बाल श्रम के विरुद्ध आंदोलन को प्रेरित करना है। 2023 की थीम क्या थी? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये इसकी थीम थी। एंड संविधान में अगर बात की अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई है। ILO की स्थापना होती है 1919 में। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ही। तो याद रखना बाल श्रम निषेध जो है 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस जो अगर बात की जाए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देना। 2023 की मेजबानी अल्जीरिया ने करी थी। इसकी थीम क्या थी? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफन। तो ये इसकी थीम थी। काफ़ी सिंपल बट याद रखनी यूनिक है। विश्व पवन दिवस अगर बात की जाए यहाँ पर 2007 से ही यूरोपियन पवन ऊर्जा संघ द्वारा 15 जून को वैश्विक पवन दिवस किया, यानी कि ग्लोबल विंड डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। UN महासभा द्वारा 2009 से ही जो है इसका उद्देश्य क्या है? महासागरों का संरक्षण करना, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एंड अगर बात किया 2023 में इसकी थीम की प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है रशियन लैंग्वेज डे। अब रूसी भाषा दिवस हम क्यों समझे? क्योंकि ये UN की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक हैं। ये 6 के 6 आपको याद रखना। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च। चीनी भाषा दिवस अगर बात की जाए 20 मार्च
20 अप्रैल है, ठीक है, एक महीने बाद में। एंड फिर 3 दिन बाद में अंग्रेजी एंड स्पेनिश दोनों एक साथ में है। फिर रशियन 6 जून है एंड अरबी जो है 18 दिसंबर है। तो इस तरह से ये 6 याद रखना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अगर बात की जाए दुनिया भर में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है 2019 से प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा इटली के रोम में। एंड 2023 में विश्व खाद्य सुरक्षा की थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट विश्व महासागर दिवस 8 जून को, ये आई थिंक वापस आ चुका है। राष्ट्रीय पठन दिवस अगर बात की जाए तो 19 जून को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में केरल राज्य में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? PN पाणिकर। इनकी पुण्यतिथि पर 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। इन्होंने जो है पुस्तकालय की महत्व पर एंड शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए इनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस अगर बात की जाए UN महासभा द्वारा 2001 से ही जो है 20 जून को शरणार्थियों के हितों के संरक्षण और साहस के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 20 जून को वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व शरणार्थी दिवस 2023 की थीम क्या है? होप अवे फ्रॉम होम, यानी कि घर से दूर आशा जो भी है, ये इसकी थीम थी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है 2015 से हर साल। इस बार अगर बात की 2023 में प्रधानमंत्री जी जो हैं न्यूयॉर्क के UN हेडक्वार्टर पर योग करेंगे। एंड 2023 की थीम याद रखना है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है विश्व MSME डे। एक सेकंड रुकिए, अब ये भी जो है स्क्रॉल करने लग गया है, ये भी बोल रहा है कि भाई अब बस करो। एंड लिटरली मैंने बिना एडिट करे ये पूरा वीडियो शूट करा है, इसलिए हो सकता है बीच में आपको आवाज़ भी सही नहीं लगे, बट सॉरी, मैंने बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं करा। जब स्टार्ट कराएं तभी स्टार्ट कराएं, अभी भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। गला पूरा सूख चुका है, लगातार 41 मिनट हो चुके हैं। चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं। विश्व MSME डे अगर बात की 27 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया एट 100। अगले महीने से हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में वीडियो कवर करने वाले हैं, ताकि थोड़ा एक्सटेंसिव और भी करंट अफेयर्स हो एंड अच्छे तरीके से करें। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, एक तो 15 जुलाई के आसपास में एंड एक फिर 1 अगस्त को। इसी तरह से हर महीने की 15 एंड 1 तारीख को करंट अफेयर्स के 2 पार्ट आ जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में होती है, आपको याद होगा जून जुलाई महीने में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट अवार्ड फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायोलेट। ये एक फिल्म है जिसको WHO द्वारा शॉर्ट फिल्म के लिए राजस्थान की वंदिता सहरिया ने इसको जो है डायरेक्ट करा था। एंड इस फिल्म को जो है WHO का ये अवार्ड मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला है? तो आयरलैंड के खिलाड़ी हैं हैरी टेक्टर एंड थाईलैंड की महिला हैं थिपेचा, इनको मिला ये अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। मन्नार की खाड़ी भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड इसको तमिलनाडु में स्थित इसको जो है मिशेल बातिस पुरस्कार मिला है यूनेस्को द्वारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शक्तिकांत दास को मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको जो है मार्च में इसकी अवार्ड की घोषणा हो गई थी, अभी इनको अवार्ड दिया गया है। RBI के गवर्नर को दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन को जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। द्रौपदी मुर्मू जो है ये सर्बिया के साथ में सूरीनाम की यात्रा पर गई थी एंड वहाँ पर सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी प्रसाद चंद्रिका ने वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो है अवार्ड जो है ये दिया है इनको, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। याद रखना सूरीनाम कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका में देश है, इसकी राजधानी है परामाबिबो एंड ये 1975 में नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था, उसके बाद ही इस अवार्ड की स्थापना करी थी, यह आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा ये दोनों अवार्ड याद रखना, राष्ट्रपति को तो मिला है सूरीनाम में, इसके अलावा अगर बात की जाए प्रधानमंत्री को मिला है मिस्र देश में, याद रखना है ऑर्डर ऑफ द नाइल। रिसेंट में अगर बात की जाए US एंड इजिप्ट की यात्रा पर गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एंड इनको जो है अगर बात की इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से सम्मानित कराए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रिया SAS को मिला साहित्य अकादमी का अवार्ड, मलयालम भाषा के लिए इनको जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है, ये इनका उपन्यास था। बुक्स एंड ऑथर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विजय दर्डा की पुस्तक आई है रिंग असाइड, ये आपको याद रखना है। गोपाल कृष्णन की पुस्तक है कथकली डांस थिएटर। BK शिवानी की नई पुस्तक आई है द पावर ऑफ वन शॉट वन थॉट। अभय के की नई पुस्तक आई है नालंदा
इसके अलावा शांतनु गुप्ता की पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योगी आदित्यनाथ पर ये किताब है। A.K. भट्टाचार्य की पुस्तक है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट। रूपा पाई की पुस्तक है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये भी याद रखना। ओबिचुरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई है इस महीने में। प्रसिद्ध अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की थी वेद कुमार घई, ये संस्कृत की विद्वान थी, इनको 2001 में पद्मश्री भी मिल चुका है, इनकी डेथ हो गई है। मलयालम अभिनेता थे कोल्लम सुधी, जिनकी डेथ हो गई है। दिग्गज अभिनेत्री थी सुलोचना लाटकर, इनकी डेथ हो गई थी। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे सिल्वियो बर्लुस्कोनी, इनकी डेथ हो गई है। पुलित्जर विजेता कार्मेट मैकार्थी की डेथ हो गई है रिसेंट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाभारत के शकुनी जो थे गुफी पेंटल, इनकी भी रिसेंट में डेथ हो गई है। पत्रकार थी गीतांजलि अय्यर, जो कि अगर बात की जाए दूरदर्शन की पहली अंग्रेजी एंकर थी, इनकी डेथ हो गई है गीतांजलि अय्यर। राज्यसभा सांसद थे रिसेंट में हरद्वार दुबे जी की भी डेथ हो गई है, ये भी उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे। तो ये था जून महीने का पूरा करंट अफेयर्स, आपने देखा होगा। अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मैंने आपको बता दिया है हर टॉपिक की, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पीडीएफ के 100 रुपये, आपको फिर हर पीडीएफ मिलेगी, हर महीने मिलेगी करंट अफेयर्स की, इसके अलावा स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ। तो जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जय हिंद जय भारत।